हेलो एस्पिरेंट, सीपीएस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास पार्ट 2। डियर एस्पिरेंट, सीपीएस ने आईएएस, एचएएस, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, बैंकिंग, एसएससी और नेट सेट के लाइव बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। यदि आप किसी भी बैच में खुद को एनरोल या रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप हमें 9805291450 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सीपीएस लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट www.careerpointshimla.com पर विजिट कर अपने सीट बुक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको सीपीएस लर्निंग के कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में बताना चाहूँगी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारे लेटेस्ट अचीवर्स हैं जिन्होंने अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड नेट एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 2। और इससे पहले का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, वो यूट्यूब पर है ऑलरेडी। बाकी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको देख सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक में आप देखें तो भारतीय परिवार की जो आर्य भाषाएं हैं ये हम कवर करेंगे। आर्य भाषाओं में अगर हम देखें तो भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार और द्रविड़ जो परिवार है उनकी भाषाएं बोली जाती है। इसमें जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं वो आर्य परिवार की भाषाएं हैं और जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तो उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है जिसका प्राचीनतम जो रूप है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और आर्य भाषाओं की शाखा का वर्गीकरण करें तो वो निम्नवत है। आप देख सकते हैं 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें उत्तरी पश्चिमी शाखा है, दक्षिणी पश्चिमी शाखा है, दक्षिणी शाखा है, पूर्वी शाखा और मध्य देशीय शाखा है। अब अगर हम उत्तरी पश्चिमी शाखा की बात करें तो इसमें लहंदा, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कश्मीरी और नेपाली आती हैं। और दक्षिणी पश्चिमी शाखा की बात करें तो इसमें भीली, गुजराती और राजस्थानी है। दक्षिणी शाखा में देखें तो मराठी, कोंकणी, सिंहली और मालदीव है। और पूर्वी शाखा में देखें तो असमिया, बंगला और उड़िया है। और मध्य देशीय शाखा में देखें तो इसमें हिंदी, उर्दू, मैथिली और भोजपुरी है। तो गाइज, ये जो सारी भाषाएं हैं ये आर्य भाषाओं की शाखा में आती हैं। तो अब हम अगर बात करें नेक्स्ट में तो इसमें हम देखें कि जो आर्य परिवार की भाषाएं हैं उसमें हम देखते हैं कि जो भारत है वो एक ऐसा भाषाई क्षेत्र है जहां भारतीय उपमहाद्वीप के 5 देशों में बोली जाती है जो निम्नवत हैं। आप देख सकते हैं इसमें हिंदुस्तान जो है यहाँ हिंदी बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, नेपाल में जो है वो नेपाली है, बांग्ला में जो आपका है वो बांग्ला है और श्रीलंका में जो है वो सिंहली है। और इन सभी भाषाओं का जो विकास है वो संस्कृत से ही हुआ है। कोई भी भाषा है, चाहे हिंदी है, उर्दू है, नेपाली है, बांग्ला है, सिंहली है, पांचों की पांचों जो भाषाएं हैं इनका जो विकास है वो आपका संस्कृत भाषा से ही हुआ है। और हमने देखा कि भारतीय जो आर्य भाषाओं का कालक्रम है ये भी हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और अगर हम भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त करें तो इसमें पहला जो है वो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है जो 1500 से 500 ईस्वी तक का है। और मध्य भारतीय जो आर्य भाषा काल है वो आपका 500 से 1000 ईस्वी तक का है। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है वो 1000 ईस्वी से अब तक का है। तो ये हमने जाना कि किस तरह से इसका कालक्रम है। और अगर हम देखें अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं कौन सी हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो भी हमारी 5 भाषाएं, जैसे आपका पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, बिहारी है और पूर्वी हिंदी है। और इनके अंतर्गत बोलियां कौन सी आती हैं वो भी साथ के साथ हम देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, बांगरू और हरियाणवी है। यानी बांगरू और हरियाणवी एक ही हैं जो कि हरियाणा में बोली जाती हैं। और राजस्थानी की अगर हम बात करें तो मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी जो है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ढूंढाड़ी जो है वो पूर्वी राजस्थान में है और मालवी जो है ये आपकी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। अब पहाड़ी की बात करें तो उसमें उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी आती है। बिहारी की बात करें तो बिहारी में आपकी मगही बोली है, मैथिली है और भोजपुरी है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो उसमें अवधी आती हैं, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि
अपभ्रंश भाषा से जो भाषाएं विकसित हुई हैं और उसके अंदर की बोलियां हैं। अब भारत जो है, भारत के बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा है वो हिंदी है, हम सभी जानते हैं। और जो भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है वो भारत के 10 राज्यों में बोली और समझी जाती है। उसको हम देखेंगे। आप कौन कौन से हैं वो 10 राज्य, इसमें बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। तो ये जितने भी आपके स्टेट हैं, यहाँ पर जो है इन 10 के 10 राज्यों में जो है वो हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियां कौन कौन सी हैं। हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियों की बात करें तो जैसे कि ऊपर हमने देखा, हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 18 बोलियां सम्मिलित हैं। तो इन्हीं बोलियों के क्षेत्र निम्नानुसार है। हम देखेंगे कि कौन सी बोली जो है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खड़ी बोली की। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो मेरठ है, मुजफ्फरपुर है, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून, सहारनपुर और दिल्ली, ये इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है खड़ी बोली। और खड़ी बोली की बात करें तो इसका एक अन्य नाम कौरवी भी है। बात आती है ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो ये जिन जिन क्षेत्रों में बोली जाती हैं वो है आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली और धौलपुर, यहाँ पर बोली जाती है ब्रज भाषा। और सर्वाधिक जो साहित्य है, सबसे ज़्यादा जो साहित्य सृजन किया गया है वो किया गया है ब्रज भाषा में ही। और जो हरियाणवी है यानी बांगरू, वो हरियाणा और दिल्ली के जो देहाती भाग है वहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कन्नौजी है। कन्नौजी की बात करें तो इसका क्षेत्र फर्रुखाबाद है, इटावा है, शाहजहाँपुर है, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत, ये इन क्षेत्र में बोली जाती है कन्नौजी। और बुंदेली की बात करें तो बुंदेली जो है वो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिमली, होशंगाबाद, ये इसके क्षेत्र हैं। और बुंदेलखंड की बोली है बुंदेली। अवधि की हम बात करें तो अवधि जो है वो आपके लखनऊ में, बाराबंकी, सीतापुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्र में बोली जाती हैं। और अवधि का भी एक अन्य नाम है जो है कौसली। तो हमने देखा कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को हम अन्य नाम कौरवी से भी जानते हैं और अवधि जो है अवधि को हम कौसली नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं बघेली की। बघेली जो है इसके क्षेत्र रीवा है, नागौद है, शहडोल है, सतना और मेहर। और एक्चुअली इसका केंद्र देखा जाए तो केंद्र जो है इसका वो एक्चुअल में रीवा है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ी में कोरिया है, बिलासपुर, दुर्ग है, नंदगांव है, कांकेर है, सरगुजा, रायपुर, रायगढ़ आदि क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ी के अंदर आते हैं। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में इसका क्षेत्र जो है वो बनारस है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, बोलिया, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहजहाँबाग, चंपारण और सारण। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ बोली जाती है भोजपुरी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हम बात करें तो दूसरी सूची की हम बात करें तो इसमें देखें तो मैथिली में बात करें तो आपकी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सुंगेर में मैथिली बोली जाती है, इन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। मारवाड़ी जो कि आपकी पश्चिमी राजस्थानी है ये बोली जाती है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, उदयपुर, गंगानगर और बाड़मेर, जैसलमेर आदि में। मेवाती जो कि आपकी उत्तरी राजस्थानी है, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सोहना, नूहू, सिरका, फिरोजपुर, गुड़गांव और करनाल आदि क्षेत्र में बोली जाती हैं। जयपुरी की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थानी है, इसमें जयपुर, धौसा, किशनगढ़, टोंक और इसको हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। जो जयपुरी है, जयपुरी को हम ढूंढाड़ी नाम से भी जानते हैं। मालवी की बात करें जो कि दक्षिण राजस्थान की है, ये इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल में बोली जाती हैं। पश्चिमी पहाड़ी जो कि नेपाली है, यह बोली जाती है हिमाचल प्रदेश के शिमला में, मंडी में, चंबा, सिरमौर और जौंसार में। गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती हैं। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर ये इसके क्षेत्र हैं। और कुमायूनी की बात करें तो कुमायूनी जो है वो उत्तरांचल का कुमायूं क्षेत्र इस बोले का क्षेत्र है। और नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में भी ये बोली जाती है। तो आपने देखा कि जो हमारे
भाषा और बोलियां हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोली बोली जाती है, यह भी हमने कवर किया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे राजभाषा। राजभाषा क्या है, इसका अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे और इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा या संवैधानिक आवरण पहने हुए विधि निर्देशों का पालन करने वाली भाषा। तो वो जो भाषा है वो कहलाती है राजभाषा। एक तो संविधान द्वारा स्वीकृत जो सरकारी काज की भाषा है वो राजभाषा कहलाएगी। दूसरा, या फिर संवैधानिक आवरण पहने हुए विधि निर्देशों का जो पालन करने वाली भाषा है वो हमारी है राजभाषा। अब राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जो भाषा राजभाषा होती है, और किसी भी देश या सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाए, वही उस देश की जो है वो राजभाषा कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा होती है वो राजभाषा होती है, और किसी भी देश की सरकारी कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं, संविधान के प्रावधानों द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, वो उस देश की राजभाषा कहलाती है। अब देखें तो भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, परंतु साथ में यह प्रावधान भी किया गया कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह से राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं की जाती। और अगर देखें तो प्रारंभ में जो है वो संविधान लागू होते समय 1950 में यह सीमा 15 वर्ष के लिए तय की गई थी, अर्थात जो अंग्रेजी का प्रयोग है वो सरकारी कामकाज के लिए 1965 तक ही हो सकता था। परंतु बाद में जो है संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो हमने देखा कि जो पहले की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में जो है संविधान लागू होते समय 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए रखी गई थी, लेकिन बाद में जो है सरकारी कामकाज के लिए 1965 तक ही हो सकती थी, ऐसा था मानना पहले। लेकिन अब अगर बात करें तो बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, उसकी कोई समय सीमा नहीं रखी गई। यही कारण है कि हिंदी जो है वो राजभाषा होते हुए भी केंद्र सरकार का कामकाज आज भी अंग्रेजी में हो रहा है और वह अपना वर्चस्व बनाए हुए है। कुछ राज्य की इस भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है, लेकिन कहीं कहीं जो है अभी भी जो कार्यालयीय कार्य हैं वो आपके अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। तो जिन राज्य की राजभाषा हिंदी है वो है आपके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। ये जो राज्य है इन राज्यों में जो है राजभाषा हिंदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्य ने अपने प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। यथा पंजाब की जो राजभाषा है वो पंजाबी है, बंगाल की जो बंगला है, कर्नाटक की कन्नड़ और कर्नाटक की कन्नड़ आदि प्रांतों में भी सरकारी कामकाज जो है वो प्रांतीय भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी में होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि राजभाषा होते हुए भी हिंदी जो है, आप देखा पंजाब में पंजाबी है, बंगाल में बंगला है और कर्नाटक की कन्नड़ है। तो अगला अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में देखिए जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अभी हमने देखा राजभाषा, अब हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, उसके अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली राष्ट्रभाषा कहलाती है। कोई भी भाषा जो देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है वो उस देश की यानी वह वहाँ की राष्ट्रभाषा हो जाती है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कोई भी भाषा अपने महत्व के कारण ही राष्ट्र के विस्तृत भूभाग द्वारा अपना ली जाती है, तो वह भाषा स्वतः ही उस राष्ट्र की राजभाषा बन जाती है। अब देखिए हिंदी जो है, हिंदी भारत में राजभाषा तो है, परंतु साथ ही साथ राष्ट्र के बहुसंख्यक वर्ग की भाषा होने के कारण यह राष्ट्रभाषा भी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिंदी राजभाषा तो है ही, लेकिन साथ के साथ जो है ये राष्ट्र के बहुसंख्यक वर्ग की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है। तो राजभाषा जहाँ स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वहीं राष्ट्रभाषा का देश के संविधान में कोई संबंध नहीं होता।
तो ये आप देख चुके हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इन दोनों में अगर हम देखें तो इसमें हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजभाषा की, तो राजभाषा जो है, राजभाषा का जो प्रयोग है वो प्राय राजकीय, प्रशासनिक, सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा होता है। यह राजकीय कार्यकलाप की भाषा है। कहने का मतलब ये कि जो राजभाषा है उसका प्रयोग जो है राजकीय, प्रशासनिक, सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा होता है। और अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा जो है वो समुच राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आमतौर पर जो आम लोग जिस भाषा में आपसी बातचीत या विचार विमर्श और लोक व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा है। दूसरा अगर हम देखें तो राजभाषा का जो शब्द भंडार है, राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित ढांचे में ढला हुआ होता है और प्रयोजन विशेष के लिए निर्धारित प्रयोग तक ही सीमित रहता है। जबकि राष्ट्रभाषा जो है, राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार देश की अनेक भाषाओं से समृद्ध होता है और इसमें लोक प्रयोग के अनुसार जो है नई नई शब्दावली भी जुड़ती चली जाती है। राजभाषा में सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं, जबकि राष्ट्रभाषा में कोई सीमाएं और कोई मर्यादाएं नहीं होती है। राजभाषा में मानव सुलभ सहजता, उन्मुक्तता, स्वच्छंद कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, जबकि राष्ट्रभाषा में इन सब का विशेष स्थान होता है। और राजभाषा में एक संवैधानिक आवरण मिलता है और यह संवैधानिक नियमों का पालन करती है, जबकि राष्ट्रभाषा जो है, राष्ट्रभाषा में जनमानस की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, परंपरागत मान्यताएं और विश्वास, आध्यात्म, सुख दुख, राग द्वेष, लोक नीति संबंधी विविध विचार आदि दृष्टिकोण जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में डिफरेंस क्या है। दूसरा हम देखें तो राजभाषा जो है वो, राजभाषा का जो परिवेश है वो सीमित है, लेकिन राष्ट्रभाषा का परिवेश जो है वो आपका पर्याप्त है। राजभाषा मस्तिष्क की भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है वो आपकी हृदय की भाषा है। राजभाषा में कल्पना और स्वच्छंदता के लिए कोई स्थान नहीं रहता, जबकि राष्ट्रभाषा में कल्पना और स्वच्छंदता दोनों विशेषताएं मिलती हैं। राजभाषा औपचारिक होती है, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है वो अनौपचारिक होती है। राष्ट्रभाषा विस्तृत वनस्थली के समान है, लेकिन राजभाषा जो है फूलों का चुना हुआ गुलदस्ता है। और राजभाषा में निर्धारित और मानक रूप में माननीय भाषा प्रयोग की नियमावली का अनुसरण आवश्यक है, जबकि राष्ट्रीय भाषा में यह आवश्यक नहीं है। तो आपने देखा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा की क्या क्या सीमाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इसमें हम कवर कर रहे हैं राजभाषा हिंदी और संवैधानिक प्रावधान। जो आपकी राजभाषा हिंदी है और उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है वो आप देखें। संविधान जो है आपका, भारतीय संविधान सभा के सम्मुख महत्वपूर्ण जो प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को यानी 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध मिलते हैं। संविधान के भाग 17 से 4 अध्याय हैं। संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं। अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत सम्माहित है। तो आपने देखा कि जो भारतीय संविधान के भाग 5, भाग 6, भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय है और अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ऐसा लिखा गया है संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 के अनुसार। अब अगर हम अनुच्छेद 344 में देखें तो अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राज्य भाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित
बातें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अनुच्छेद 344 की हम अगेन बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य भाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। और दूसरा अनुच्छेद 345 और 346 और 347 जो है इसमें प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधान मंडलों में प्रस्तुत विधायकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 349 की बात करें तो अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां अधिनियम करने प्रक्रिया का वर्णन है। और अनुच्छेद 350 की बात करें तो अनुच्छेद 350 में जो है इसमें आवेदन में प्रयुक्त भाषा शिकायतें तथा आपके प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देशों का प्रावधान किया है। तो देखिए 350 जो है अनुच्छेद 350 में आवेदन में प्रयुक्त भाषा शिकायतें तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 351 की बात करें तो इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो गाइस हमने देखा कि जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 2 में जो है वो ज़्यादातर हमारा यही रह गया था कि आर्य भाषाओं की शाखा का वर्गीकरण क्या है, आर्य भाषाओं का कालक्रम क्या है, और इसके अलावा अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं कौन सी थी, और हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियां कौन सी थी। और इसके अलावा जो हमने कवर किया इसमें वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। और अंतिम जो हमने देखा तो इसमें राजभाषा हिंदी और संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है। तो गाइज ये था हमारा हिंदी भाषा और उद्भव का पार्ट 2। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण MCQs। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।